बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुश रहें। आज हम चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक है जिसका नाम है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव की हम डिटेल डिस्कशन जो है वो पिछले टॉपिक में कर चुके थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इजी फिज़िक्स विद नियाज़ यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे लिखिएगा स्टेशनरी वेव, तो उसकी सारी डिटेल वहाँ पे मौजूद है। तो आज हम स्टेशनरी वेव्स के मतलब मज़ीद कुछ डिस्कशन हैं जो कि MCQs के हवाले से, एंटी टेस्ट के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी वेव की कंडीशन ये है कि जब दो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तब स्टेशनरी वेव जनरेट होती हैं। तो ये देखिएगा ज़रा, ये एक वेव है जो कि इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और यहाँ से रिफ़्लेक्ट होके जब वो वापस आएगी तो वो इस तरह से आएगी। तो ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और यहाँ से वेव रिफ़्लेक्ट होके आएगी। तो ये ज़रा देखना कि ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी वेव उस डायरेक्शन में जा रही है। दोनों वेव एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी तो इस तरह की जो है वो वेव बनेगी जिस वेव को हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। ये उसकी लेंथ L है। अब उसकी कंडीशन क्या है, ये भी स्टेशनरी वेव्स की जो है वो डायग्राम है। अब उसकी कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट के हवाले से भी कि टू सिमिलर वेव होनी चाहिए। और सिमिलर वेव का मतलब क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और बट इन सेम लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन वेव्स को हमेशा सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करें। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन तो है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा नहीं है। दोनों ही एक लाइन के अंदर, ये ज़रा देखें कि ये अगर इस लाइन में आ रही है, इसी लाइन में अगर इस तरफ आ रही है तो यहाँ से रिफ़्लेक्ट होके भी इसी डायरेक्शन में उसे वापस आना होगा। तो ये है कि ट्रैवल बट इन सेम लाइन। ये आपकी बुक पे शायद ऐसा ना लिखा हो लेकिन नोट कर लेना। ओनली फॉर्म एट अ डिस्क्रीट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि एक अहम बात यह है कि स्टेशनरी वेव के लिए चलो मान लिया फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो, लेकिन उसके लिए एक और भी ज़रूरी है कि स्टेशनरी वेव के लिए जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ही स्टेशनरी वेव बनती हैं, हर फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर स्टेशनरी वेव नहीं बनती। जैसे देखिएगा कि अगर मैं कहता हूँ कि ये वेव, ये लेंथ है, हमने इसको प्लग किया तो ये इसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, तो क्या मैं बताऊँ, क्या हम कह सकते हैं कि हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टेशनरी वेव बनती है? नहीं, इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम ट्यून कहते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसी फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ही स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। तो उसके बाद मुझे कुछ पार्ट ऑफ स्टेशनरी वेव्स हैं। ये आपके पास इस तरह से वेव जो बनती हैं वो स्टेशनरी बनती हैं। ये पार्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट नोड, यानी कि वो स्टेशनरी के पॉइंट, स्टेशनरी वेव के जो हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं कि स्टेशनरी वेव के वो पॉइंट जो कि ऑसिलेट नहीं करते, यानी कि ये वो पॉइंट होते हैं जिनको फ्रीडम ऑफ ऑसिलेशन नहीं होती और ये ऑसिलेट नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट भी है, इसको फ्रीडम ऑफ ऑसिलेशन नहीं होती। लेकिन ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर सकता है। जो एंटी नोड के ऊपर पॉइंट है इसको फ्रीडम ऑफ ऑसिलेशन होती है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि एट नोड्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा, एट नोड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, ओबियसली ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल को ऑसिलेट ही नहीं किया जाता, ऑसिलेट करने की इजाज़त ही नहीं मिलती, पार्टिकल को फ्रीडम ऑफ ऑसिलेशन नहीं होती। एट एंटी नोड के ऊपर, यह नोड समझना, एट नोड के ऊपर चेंज इन प्रेशर इज़ मैक्सिमम, यानी कि वो पार्टिकल कोशिश करता है ऑसिलेट करने की, उसके ऊपर प्रेशर होता है लेकिन वो ऑसिलेट नहीं कर सकता क्योंकि वो वहाँ पे उसको फ्रीडम नहीं होती। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंटी टेस्ट के हवाले से भी कि चेंज इन प्रेशर इज़ मैक्सिमम होता है एंटी नोड के ऊपर, और अगर जहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है वहाँ पे स्ट्रेन भी मैक्सिमम होती है। तो स्ट्रेन भी मैक्सिमम होती है किस पॉइंट के ऊपर? एंटी नोड के ऊपर स्ट्रेन भी मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसके बाद है, सॉरी मैंने अगर एंटी नोड बोला नहीं, नोड के ऊपर,
ये अगर मैंने बोला है तो उसको नोट करेक्ट कर लेना कि नोड्स के ऊपर जो है वो चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम है तो स्ट्रेन मैक्सिमम है। एंटी नोड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली पार्टिकल को फ्रीडम ऑफ ऑसिलेशन होती है और पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर सकता है। ये ज़रा देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम सो एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम। एट एंटी नोड के ऊपर चेंज इन प्रेशर इज़ मिनिमम, यानी कि एंटी नोड के ऊपर नोट कर लेना कि चेंज इन प्रेशर जो है वो मिनिमम होगा, और उसके बाद अगर चेंज इन प्रेशर मिनिमम है तो स्ट्रेन भी मिनिमम है। तो ये भूलना नहीं, नोड के ऊपर चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम, स्ट्रेन मैक्सिमम, एंटी नोड के ऊपर चेंज इन प्रेशर मिनिमम और स्ट्रेन मिनिमम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एंटी टेस्ट के हवाले से। तो ये सारा है स्टेशनरी वेव्स के मतलब। अब हम आ जाते हैं स्टेशनरी वेव के कोर्स वर्क में। स्टेशनरी वेव्स की वो ये हैं कि स्टेशनरी वेव्स एक तो बनती हैं स्ट्रेचर स्ट्रिंग के अंदर, और एक स्टेशनरी वेव्स बनेगी आपके पास एयर कॉलम के अंदर। स्ट्रेचर स्ट्रिंग ये होती है कि एक स्ट्रिंग है जो कि गिटार के अंदर होती है, दोनों तरफ बंदी होती है, ये स्ट्रेचर स्ट्रिंग है। और ये जो फ्लूट है जिसे बांसुरी बोलते हो, इसके अंदर जो स्टेशनरी वेव्स इस तरह से डेवलप होती हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, एयर कॉलम। तो स्टेशनरी वेव की दो एग्जांपल हैं स्टेशनरी वेव की, एक स्ट्रेचर स्ट्रिंग के अंदर और एक एयर कॉलम्स के अंदर। हम इन दोनों के मतलब जो है वो इसको हम डिटेल से देखें। दोबारा हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से आपके पास ये स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स के अंदर बनती हैं। तो ये दो एग्जांपल हैं इसकी, एक आपके पास स्ट्रेचर स्ट्रिंग के अंदर और एक एयर कॉलम, दोनों ही एग्जांपल हैं स्टेशनरी वेव्स की। और स्टेशनरी वेव को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्या होती हैं, कि दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, एक लाइन में आती हैं तो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, और उसके कुछ पॉइंट्स भी नोड और एंटी नोड हमने डिस्कस किए। अब आगे ज़रा नोट कीजिएगा कि यहाँ पे ये मैंने एक आपको एग्जांपल दी है कि ये हम पहले पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेचर स्ट्रिंग। तो ये देखो ज़रा, ये गिटार है, ये एक स्ट्रेचर स्ट्रिंग है, और स्ट्रेचर स्ट्रिंग के अंदर जो है वो इस तरह से जो स्टेशनरी वेव्स बनेगी, ये है स्ट्रेचर स्ट्रिंग की एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे ज़रा देखना, ये हम इसमें मैं आपको ज़रा प्ले करके भी दिखाता हूँ। तो ये ज़रा देखो कि ये फिंगर रखी हुई हैं बंदे ने, तो यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ तक और यहाँ तक इसकी लेंथ है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो साउंड वेव, तो आप थोड़ा सा एंजॉय भी करें। ज़रा देखें कि स्टेशनरी वेव जो है वो स्ट्रेचर स्ट्रिंग गिटार की एक एग्जांपल है, स्ट्रेचर स्ट्रिंग की किस तरह से बनती हैं, ज़रा देखें। ये देखें, तो ये स्ट्रेचर स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स क्रिएट हो रही है। अब जब सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ से जो बतानी है वो ये है, तो यहाँ से देखो ये वाइब्रेट करता है, और ये उसकी उंगलियों पे ज़रा फोकस करो, ये मैं पॉइंटर शो कर रहा हूँ, उंगलियाँ वो मुसलसल आगे पीछे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो वाइब्रेटिंग वायर है वो इसकी लेंथ को चेंज कर रहा है। तो जो वाइब्रेटिंग वायर है उसकी लेंथ को चेंज करने से आप देखेंगे कि साउंड चेंज हो रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बदल रही है। ये फिंगर पे आप नोट करें, फिंगर आगे पीछे कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि वो वाइब्रेटिंग वायर्स की लेंथ को चेंज कर रहे हैं। वाइब्रेटिंग वायर की लेंथ को चेंज करने से क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और पर्टिकुलर ट्यून डेवलप होती है। और ये जो इसके अंदर जो ट्यून बनती हैं ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बनती है और फ्रीक्वेंसी लेंथ पे भी डिपेंड करती है। ये वो हम अब ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तभी वो ट्यून जनरेट होती है, वरना हर लेंथ के ऊपर या फ्रीक्वेंसी वो एक पर्टिकुलर ट्यून जनरेट नहीं होती, और ना ही हर लेंथ के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो बनती है, जिसको हम ओवर ट्यून कहते हैं। तो ये आपने देखा, इसको हम आगे ज़रा देखते हैं ज़रा, ठीक हो गया। तो ले बच्चे, ये तो था, आपने सुना कि किस तरह से जो है वो जनरेट होती हैं। ये आपके पास वही गिटार की स्ट्रेचर स्ट्रिंग है और मान लें कि इसकी लेंथ कितनी है, L है।
अब कहते हैं कि फिर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L है, टेंशन उसमें F है और मास पर यूनिट लेंथ, इसको मैंने यहाँ पे म्यू लिख दिया। इसको क्या पढ़ते हैं, ये ज़रा नोट कर लेना, इसको म्यू पढ़ते हैं। और म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, और मास पर यूनिट लेंथ को हम वायर की लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं। मास पर यूनिट लेंथ कि अगर 1 मीटर है उसकी लेंथ है, उसका मास कितना है, हम उसे जो है वेट मेयरिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर रखेंगे और चेक कर लेंगे कि उसका मास कितना है। तो इस तरह से हम उसका मास और उसकी लेंथ को मेजर करके तो उसकी लीनियर डेंसिटी जिसे म्यू बोलते हैं मास पर यूनिट निकाल देंगे। स्पीड ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट द पॉइंट एट विच स्ट्रिंग इज प्लग्ड, यानी कि जो इसकी स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, टेंशन के ऊपर। अगर हम वायर को यहाँ से ज़्यादा टाइट कर देंगे तो टेंशन बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। और ये नहीं, हाँ हमने यहाँ से प्लग करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। तो जो पॉसिबल मिनिमम लूप बन सकता है वो एक ये वाला लूप बनता है, ये वाला, ये जो यहाँ पे गई और यहाँ से फिर इस तरह से ज़रा देखना, ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से ये यहाँ पे आई। तो इस तरह से ये मिनिमम पॉसिबल लूप जो बनता है स्टेशनरी वेव्स का, वो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का ये बनता है। और जिस जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे लूप बनता है इसे हम बेसिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिस पे एक लूप बनता है, और इसको हम बेसिक ट्यून भी कहते हैं। तो ये ज़रा देखिए, स्टेशनरी वेव स्ट्रेचर स्ट्रिंग के अंदर क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, लेकिन उससे बनने वाली जो ऊपर नीचे साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स नहीं होती, वो लॉन्गिट्यूडनल और प्रोग्रेसिव वेव होती है। स्टेशनरी वेव्स प्रोग्रेसिव नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती। और पीछे हमने डिटेल किया कि एनर्जी सिर्फ 2 नोड्स के दौरान। जब पॉसिबल जो है, मैंने अभी आपको बोला कि स्ट्रेचर स्ट्रिंग के अंदर जो मिनिमम लूप जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होती है वो एक लूप की फ्रीक्वेंसी है, और इसे फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या हम इसे बेसिक ट्यून भी कहते हैं। यानी कि बेस ट्यून क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर पर्टिकुलर नोट बनती हैं, पर्टिकुलर ट्यून बनती हैं, उसको ट्यून कहते हैं। और इसके बाद ये आपके पास है यानी कि इसमें अगर ये देखो, इसमें क्या है, 2 नोड और एक एंटी नोड। अगर इसमें एक एंटी नोड और एक नोड और कर दें तो ये 2 पॉसिबल लूप्स की फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम जिसे फर्स्ट ओवर ट्यून कहेंगे, इसे बेसिक ट्यून कहेंगे। और बेसिक ट्यून के बाद जो पॉसिबल ट्यून बन सकती हैं उनको ओवर ट्यून कहेंगे। 2 लूप की ट्यून है उसको ओवर ट्यून, फर्स्ट ओवर ट्यून। 3 लूप के यानी कि 2 के बाद जो बनती हैं उसके सेकंड ओवर ट्यून कहते हैं। और इसी तरह ये 3 लूप के अंदर जो है जो वेव फ्रीक्वेंसी, ये देखो 3 वेव के अंदर जो लूप की वेवलेंथ बनती है, जो फ्रीक्वेंसी बनती है, इसे थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या हम इसे सेकंड ओवर ट्यून कहते हैं। यानी कि मैंने आपको बोला कि हम स्ट्रेच को ऐसे प्लग करें तो वो ऑसिलेट करता है, और हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो उसकी वेव नहीं बनती, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जिसके ऊपर ये ऐसे लूप बन जाए उस फ्रीक्वेंसी को हम बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, बेसिक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और बेसिक ट्यून भी कहते हैं, जिसके ऊपर एक प्रॉपर ट्यून बनी। और उसके बाद जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर नेक्स्ट ट्यून बनती है उसको हम सेकंड ट्यून कह सकते हैं, बल्कि सेकंड ट्यून नहीं कहते, ओवर ट्यून कहते हैं, कि जो फर्स्ट के बाद बनती है। यानी कि यूँ समझ लें, ये आपके पास एग्जांपल, ये देखो, ये आपके पास बेसिक ट्यून है, जिस ट्यून के ऊपर फर्स्ट लूप बनता है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इस तरह से। अब ज़रा देखिएगा, ये आपने लिखना है पेपर में कि फर्स्ट लूप ऑफ, इसको हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, कि जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जिस पे एक लूप बनता है उसको हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। ये देखो 2 नोड्स का दरमियानी डिस्टेंस, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, हाफ वेव लेंथ होता है। तो लेंथ ये L लिखा हुआ है कि L इज़ इक्वल टू λ/2, और λ1 का मतलब है कि बेसिक फ्रीक्वेंसी से जो एक लूप बना है उसकी वेव लेंथ। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, λ1 किसके बराबर 2L। और ये फार्मूला तो आप सब लोगों को बेसिक का पता ही है, V इज़ इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, V इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से मैंने f की वैल्यू निकाली तो V ओवर लेमडा, और λ1 अभी हमने निकाला 2L, और V अभी हम निकाल चुके हैं पीछे, V किसके बराबर होता है, ये यानी कि f ओवर m, ये बल्कि m डैश इसे कह दें तो ज़्यादा है। m डैश क्या है, लीनियर डेंसिटी है, मैंने म्यू लिखा है तो यहाँ पे m डैश लिख दें तो एक ही बात है। तो अब इसका मतलब है कि f किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और लीनियर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है।
एफ इज इक्वल टू 1/2L f/m, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फर्स्ट लूप की जो पॉसिबल जिससे प्रॉपर ट्यून जनरेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी है। और अभी मैंने आपको पीछे म्यूज़िक में दिखाया कि जैसे वो गिटार के ऊपर लेंथ चेंज कर रहा है तो साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, तो इसको हम बच्चे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या बेसिक ट्यून कहते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून बनती है वो 2 लूप्स की बनती है, ये वाली, और 2 लूप्स के अंदर ये वाला भी डिस्टेंस कितना λ/2, ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो गया λ/2, 2 λ/2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ऑब्वियसली 2 नोड का दरमियानी 2 अल्टरनेटिव नोड आ गए ना, डिस्टेंस लेंथ किसके बराबर लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी f2 का मतलब सेकंड ट्यून की फ्रीक्वेंसी, या हम फर्स्ट ओवर ट्यून की फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। लैम्डा की जगह पे क्या पुट कर दिया, ये देखो लैम्डा की जगह पे अपने L पुट कर दिया और 1/L वैसे ही, और ये आपके पास किसके बराबर बन गया f/m, ये 2 इधर ना, 2 इधर चला जाएगा, तो ये f/m आपके पास किसके बराबर हो जाएगा 2f के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है वो सेकंड जो है वो मल्टीपल है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है तो सेकंड अगर 20 करेंगे तो सेकंड ट्यून जनरेट हो जाएगी। तो f2 इज इक्वल दी फर्स्ट नहीं, ये फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना, ये गलत लिखा गया, ये सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी, या इसे हम फर्स्ट ओवर ट्यून कहेंगे, यानी कि पहली बेसिक ट्यून के बाद जो सेकंड बनने वाली ट्यून वो 2f2 है। उसके बाद अगर हम इसी तरीके से करें बच्चे, देखो कि ये 3 लूप की फ्रीक्वेंसी यानी कि जो थर्ड के बाद बनती है, इसमें देखो जमा करो λ/2, λ/2 और λ/2, तो कितने हो जाएंगे 3 λ/2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, ये देखो L इज इक्वल टू 3/λ, ये क्या बन जाएगा L इज इक्वल टू ये L है ना। अब आगे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 3, तो λ3 क्या हो गया 2L डिवाइडेड बाई 3, तो f3 इज इक्वल टू v/λ3, और λ3 की ये वैल्यू पुट कर दी 2L/3, तो ये v/2L तो होता है f1 के बराबर, इसको बाहर निकाला और इस v की जगह पे f/m, तो ये आपके पास ये ज़रा देखना, ये तो होगा f1 हो जाएगा, तो f3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 3f1 के बराबर हो गया। तो इस तरह से अब इसे नोट करें, ये 3f1 के बराबर हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो थर्ड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर एक प्रॉपर ट्यून जनरेट होती है। और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्स्ट ट्यून जनरेट होती है उसे फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस पर सिंगल लूप बनता है, और जिस उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून जनरेट होती है उसमें 2 लूप बनते हैं, वो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, और ये थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आएगी, लेकिन इसे सेकंड ओवर ट्यून कहेंगे। तो इसी तरह बच्चे देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि f1 इज इक्वल टू आपके पास 1/2L, ये माउस से सही लिखा नहीं ना जाता इतना, और इस तरह से ये f/ क्या बन गया f/m, ठीक है। और ये और इसी तरह अब आपके पास जो f2 है वो 2f1 और f3 जो है वो 3f1, इसी तरह जनरल फार्मूला fn इज इक्वल टू nf1 बन जाएगा। और n क्या है, नंबर ऑफ़ लूप्स हैं कि जितने नंबर ऑफ़ लूप्स बढ़ेंगे उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास उस लूप की या उस पर्टिकुलर ट्यून की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो यहाँ से वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, 2L/n, नंबर ऑफ़ लूप्स बढ़ते जाएंगे तो वेवलेंथ ओबियसली, ये देखो अब आपके पास क्या है कि पहले इतनी लेंथ में एक लूप है, फिर 2 है, फिर 3 है, जिससे नंबर ऑफ़ लूप्स बढ़ते जाएंगे उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शार्ट होती जाएगी। तो यहाँ पे ये आपकी बुक से लिखा हुआ है, अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, अदरवाइज नो स्टैंडिंग वेव फॉर्म। ये देखो ये फर्स्ट लूप की पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड लूप की सेकंड फ्रीक्वेंसी है, और ये थर्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही जनरेट होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं,
स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेचर स्ट्रिंग, और गिटार इसकी जो है बेस्ट एग्जांपल है। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेचर स्ट्रिंग। इससे अगला टॉपिक हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, यानी कि बांसुरी जो है, फ्लूट बांसुरी जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो है वो स्टेशनरी वेव जो है वो कैसे जनरेट होती हैं, तो उसकी हम रिलेशन को देखेंगे। तो आपने लिखना क्या है, जल्दी जल्दी फिर से मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ये पीछे जो मैंने आपको बताया, तो ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल थी। अब यहाँ से एग्ज़ाम्पल आप लिखेंगे और ये उसके बाद ये आप लिख देंगे, ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, थर्ड, फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे वन स्ट्रेचर स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट मोड के अंदर ये, सेकंड मोड के अंदर ये, थर्ड के अंदर ये, और ये लास्ट में इसका रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये सारा है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेचर स्ट्रिंग, यानी कि गिटार के अंदर बनने वाली स्टेशनरी वेव। इट्स ऑल अबाउट स्टेशनरी वेव। और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।